Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K. Sisoni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, I am going to deliver my important talk on a very important topic, that is cell death और apoptosis। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में सेल डेथ पे मैं अपना वक्तव्य है वो फोकस करूंगा। सेल डेथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्यों कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्लांट्स हो, पौधे हो, कोई भी जीव हो, मृत्यु सभी की होती है। और यह मृत्यु कैसे होती है? क्या यह एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है? क्या कोशिकाओं की डेथ एक जेनेटिक प्रोग्राम है? क्या इसके लिए कोई विशेष जीन उत्तरदायी होते हैं? तो ऐसे कई अनछुए और इंटरेस्टिंग पहलू है, उन सभी को मैं बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि वर्तमान में सेल डेथ का जो टॉपिक है ये लगभग सभी पुस्तकों में पढ़ा जाता है। आप इम्यूनोलॉजी की पुस्तक देखो, उसमें आपको सेल डेथ का टॉपिक मिलेगा। सेल बायोलॉजी की बुक में यह टॉपिक मिलेगा, जेनेटिक्स की बुक में यह टॉपिक मिलेगा, फिजियोलॉजी की बुक में यह टॉपिक मिलेगा। यानी ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसमें सेल डेथ का टॉपिक नहीं हो, और हर दृष्टि से इसकी एक्सप्लेनेशन है। जेनेटिक्स ऑफ सेल डेथ, फिजियोलॉजी ऑफ सेल डेथ, साइटोलॉजी ऑफ सेल डेथ, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल डेथ, इम्यूनोलॉजी ऑफ सेल डेथ, हर एस्पेक्ट में इसका एक एक घंटे का अलग अलग व्याख्यान बन सकता है। लेकिन ये टॉपिक चूंकि हमारे अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में है और पीजी में भी ये सब्जेक्ट चलता है, ये पेपर चलता है, और इन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाकर बहुत ही संक्षेप में सारे एस्पेक्ट में यहाँ पर टच करूँगा, लेकिन सुपरफिशियली, ताकि व्याख्यान सुनने के बाद में विद्यार्थी को ऐसा लगे कि सेल डेथ क्या होती है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अपने शरीर में ऐसी कौन कौन सी परिघटनाएं हैं जो सेल डेथ से संबंधित है। सो इन सभी पहलुओं को टच करते हुए आज का मैं ये व्याख्यान अपना कंप्लीट करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सेल डेथ और एपोप्टोसिस। आज से लगभग 50 वर्ष पहले यह माना जाता था कि कोशिकाओं की जो मृत्यु है ये प्राणियों के डेवलपमेंट और होम्योस्टेसिस से संबंधित है। About 50 years ago, it was considered that cell death is a part of development and homeostasis. बहुकोशिकीय प्राणियों में डेवलपमेंट और होम्योस्टेसिस ये कोशिकाओं के डिवीजन, कोशिकाओं के डिफरेंशिएशन और कोशिकाओं की मृत्यु पर डिपेंड करता है। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डेथ। परिवर्तन के दौरान ये पाया गया है कि सेल डिवीजन और सेल डेथ, इन दोनों के मध्य एक साम्य, एक तरह का इक्विलिब्रियम है, वो बना रहता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सेल डेथ एंड सेल डिवीजन, क्योंकि हर प्राणी में सेल की डेथ होगी और डेथ होने के बाद में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी। जैसे ये मेरा मैं सेल डेथ का व्याख्यान कंप्लीट करूंगा, तब तक मेरे शरीर की कम से कम 85 लाख कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जितनी कोशिकाओं की डेथ हुई है उतनी कोशिकाएं वापस बन जाएगी। इसलिए सेल की ऑरिजिन, सेल का डेथ,
इन दोनों में एक तरह का इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है, यानी इनपुट आउटपुट। देयरफॉर नंबर ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट इन एन एनिमल, और इसका नतीजा ये होता है कि एक प्राणी में कोशिकाओं की संख्या है वो लगभग कांस्टेंट रहती है, लगभग मेंटेन रहती है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सेल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज सेल डेथ और एपोप्टोसिस, और प्राणियों के शरीर से इन अवांछित कोशिकाओं का हटना ये सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहलाता है। तो शरीर में जितनी भी अनावश्यक कोशिकाएं हैं, फालतू कोशिकाएं हैं, नॉनसेंस कोशिकाएं हैं, इनएक्टिव कोशिकाएं हैं, बूढ़ी कोशिकाएं हैं, बीमार कोशिकाएं हैं, उनको शरीर से हटाना बहुत आवश्यक है। इसलिए अवांछित कोशिकाओं को शरीर से हटाने की जो परिघटना है ये एक्चुअल में सेल डेथ का एक पार्ट है, एपोप्टोसिस का एक पार्ट है। अब क्वेश्चन है कि सेल डेथ कैसे होती है, सेल डेथ के कितने प्रकार हैं। इस बेसिस पे सेल डेथ को दो मुख्य टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज नेक्रोसिस एंड सेकंड इज एपोप्टोसिस। कई बार देखो, जैसे आप मान लीजिए किसी मकान में आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और बाई चांस आपकी जो एल्बो है, कौनी है, ये दीवार से रगड़ खा गई, रगड़ खा गई, आपकी चमड़ी वो छिल गई, कोशिकाओं की डेथ हो गई। या आपका शरीर किसी मैकेनिकल प्रेशर के नीचे आ गया, सपोज आप दरवाजे बंद कर रहे हो और किसी भी कारणवश आपकी अंगुली दोनों गेट के बीच में आ जाती है, उस केस में देखा होगा नाखून के नीचे खून एकत्रित हो जाता है, नाखून काला हो जाता है, और नीचे से फिर नया नया नाखून आता है और पुराना जो नाखून है वो धीरे धीरे उतरता है। तो यहाँ पर सेल डेथ जो है मुख्यतः दो टाइप में डिवाइड की गई है, एक तो नेक्रोसिस, एक एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर जो नेक्रोसिस है ये कोशिकाओं की क्षति है, सेल डैमेज है, यह आनुवंशिक प्रोग्राम नहीं है। लेकिन एपोप्टोसिस जो है ये एक तरह की सेल सुसाइड है, ये एक तरह का जेनेटिक प्रोग्राम है। तो इन दोनों ही टाइप की सेल डेथ पे मैं बहुत ही संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट टाइप इज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इट इज ए टाइप ऑफ सडन डेथ। ये कोशिकाओं की अचानक मृत्यु है। इट अकर्स ड्यू टू फिजिकल डैमेज, किसी प्रकार की भौतिक क्षति के कारण यह परिघटना हो सकती है। ड्यू टू हाइपोक्सिया, यदि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाए, या सेल को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सेल की डेथ हो जाती है। क्यों? गत वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो स्टारवेशन पे है, और आदमी भूखा रहकर भी कैंसर को ठीक कर सकता है, क्योंकि आदमी भूखा रहेगा है तो कोशिकाओं को ग्लूकोज की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी तो वो कोशिकाएं हैं भूखे रहने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो अब देखिए कितना एक शानदार कंसेप्ट है, और अपने इंडियन कल्चर में तो इसलिए फास्ट रखने का एक रीति रिवाज सही है। क्यों? हिंदू माइथोलॉजी में तो है, जैसे आपको मंडे को जैसे व्रत रखते हो शिव जी का, कई आदमी मंगलवार को बालाजी का व्रत रखते हैं, कई आदमी संडे का व्रत रखते हैं। तो हफ्ते में एक दिन आप यदि उपवास भी रखते हो, उस केस में भी आपकी बॉडी का जो इकोसिस्टम है, आपकी बॉडी का जो हेल्थ सिस्टम है वो मेंटेन रहता है। तो ये एक हिडन सीक्रेट है बॉडी को हेल्दी रखने का। हाइपरथर्मिया, शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाए, कोशिकाओं का तापमान अचानक बढ़ जाए, उस केस में भी कोशिकाओं की मृत्यु होती है। स्टारवेशन, भूखे रहने से भी कोशिकाओं की मृत्यु होती है। एंड सर्टेन केमिकल्स। फर्स्टली चेंजेस इन साइटोप्लाज्म एंड स्वेलिंग इन सेल ऑर्गेनेल्स। तो नेक्रोसिस में सबसे पहले कोशिका द्रव्य में परिवर्तन होता है, और कोशिका के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में स्वेलिंग आ जाती है, ये एक तरह से फूल जाता है। परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लॉस्ट,
कोशिका की झिल्ली की जो पारगम्यता है वो समाप्त हो जाती है, जो सेल कंपोनेंट्स रिलीज्ड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसलिए सेल की जो कंपोनेंट है वो सेल के बाहर एक तरह से ऊज आउट हो जाते हैं, एक तरह से एस्केप हो जाते हैं। तो बाह्य कोश के जो अवकाश होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, उसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स है वो रिलीज हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिजॉल्व, कोशिका झिल्ली है वो घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन, इसके कारण इन्फ्लेमेशन की परिघटना होती है, एंड पैथोलॉजिकल रिएक्शंस विथ एडजेसेंट सेल्स, और पड़ोस की जो कोशिकाएं हैं, नेबरिंग जो सेल्स है, उनके साथ पैथोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो संपादित होती है। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जैसे एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। तो प्रारंभ में क्या होगा, इन सेल के अंदर स्वेलिंग आती है, लेकिन इनिशियल स्टेज की जो स्वेलिंग है रिवर्सिबल है। जो कई बार नॉर्मल स्वेलिंग होती है, सेल वापस नॉर्मल हो जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन इसके बाद में जो स्वेलिंग होगी ये इरिवर्सिबल होगी, यानी इसमें इस स्टेज से कोशिका वापस इस स्टेज में नहीं आएगी। और इरिवर्सिबल स्वेलिंग जब होती है उसके बाद में सेल के ऑर्गेनेल्स में धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, और ये सेल के एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के अंदर ये रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल नेक्रोसिस की परिघटना है। अब दूसरी तरफ जो एपोप्टोसिस जो है, सेल डेथ, ये एक तरह का जेनेटिक प्रोग्राम है, और ये स्टेप बाय स्टेप संपादित होता है। अब इस फिगर में आप देख रहे हो, जैसे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सेल सिंक्स, क्रोमेटिन कंडेंस, कोशिका है वो सिकुड़ जाती है, और केंद्रक में जो क्रोमेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है। मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्लैबिंग, कोशिका की जो झिल्ली है इसके अंदर छोटे छोटे बबल के रूप में, फफोले के रूप में रचनाएं बन जाती है। ऑर्गेनेल्स डिसइंटीग्रेट, सेल के ऑर्गेनेल है वो सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल कोलैप्स, केंद्रक और ऑर्गेनेल आपस में कोलैप्स हो जाते हैं। मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ब्लैब, झिल्ली में लगातार ब्लैबिंग की परिघटना होती रहती है। एंड एपोप्टिक बॉडीज आर फॉर्म्ड, और ये एपोप्टिक बॉडीज है ये फिर मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा इनका फेगोसाइटोसिस हो जाता है। तो ये एक बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप में इसको एक्सप्लेन किया गया है, हाउ एपोप्टोसिस टेक्स प्लेस। तो कोशिकाओं की मृत्यु की दो परिघटनाएं होगी, एक तो नेक्रोसिस, एक एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस है वो कभी भी हो सकती है, और एपोप्टोसिस है ये एक तरह का जेनेटिक प्रोग्राम है। और कई बार एग्जाम में नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। इस टेबल में आप देख लो, इस कॉलम में नेक्रोसिस के कंसेप्ट है, इसके अंदर एपोप्टोसिस के कंसेप्ट है। तो नेक्रोसिस है एक तरह की अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है, जबकि एपोप्टोसिस की जो परिघटना है ये एक तरह की प्रोग्राम सेल सुसाइड है। तो इन दोनों के अंदर मुख्य जो डिफरेंस है वो मैं आपसे साझा करूंगा। नेक्रोसिस के अंदर कोशिकाओं में स्वेलिंग आती है, सेलुलर श्रिंकेज, सेलुलर स्वेलिंग, लेकिन एपोप्टोसिस में कोशिकाएं जो होती है वो सिकुड़ती है, सेलुलर श्रिंकेज। नेक्रोसिस जो है इसमें मैनी सेल्स अफेक्टेड, इसमें कई कोशिकाएं प्रभावित होती है, लेकिन एपोप्टोसिस में ओनली वन सेल अफेक्टेड, केवल एक कोशिका प्रभावित होती है। सेल कंटेंट इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेज, कोशिका के जो घटक होते हैं ये मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा इंजेस्ट कर लिए जाते हैं। और एपोप्टोसिस में सेल कंटेंट इंजेस्टेड बाय नेबरिंग सेल्स, इसमें पड़ोस की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा इनका इंजेक्शन होता है। नेक्रोसिस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन घटनाएं ये बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन की परिघटना इतनी वीगर लेवल पे, हायर लेवल पे नहीं होती है। नेक्रोसिस में लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, झिल्ली के जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन एपोप्टोसिस में मेम्ब्रेन है उसमें फफोलेदार रचनाएं तो बनती है, ब्लैबिंग होती है,
लेकिन इसकी इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। नेक्रोसिस में कोशिकाओं का लयन होता है, सेल लाइसिस अकर, जबकि एपोप्टोसिस में छोटी छोटी एपोप्टिक बॉडीज जो है वो बनती है इसमें। ऑर्गेनेल स्वेलिंग एंड लाइसोसोम लीकेज, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल है वो फूल जाते हैं, लाइसोसोम है वो लीक हो जाता है। एपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके द्वारा प्रो एपोप्टिक प्रोटीन्स है वो स्रावित किए जाते हैं। नेक्रोसिस में रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए का यादृच्छिक विखंडन होता है, रैंडम डिग्रेडेशन होता है, जबकि एपोप्टोसिस में क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड नॉन रैंडम डीएनए डिग्रेडेशन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है और नॉन रैंडम डीएनए का इसमें डिग्रेडेशन होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी जो प्रॉपर फाइनल डेफिनेशंस वो क्या बनेगी। एपोप्टोसिस इज ए मैकेनिज्म इन विच अनवांटेड और यूजलेस सेल्स आर एलिमिनेटेड, यानी एपोप्टोसिस वो परिघटना है जिसमें अवांछित और यूजलेस कोशिकाएं उनका शरीर से निष्कासन होता है। एपोप्टोसिस इज एसोसिएटेड विथ डिलीशन ऑफ यूजलेस, अनवांटेड और क्रिपल डैमेज सेल्स। एपोप्टोसिस काम में नहीं आने वाली, यूजलेस, अवांछित, अनवांटेड और क्रिपल डैमेज जो कोशिकाएं होती है उनके विलोपन से संबंधित होती है। तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि अनवांटेड यूजलेस सेल्स का शरीर से रिमूवल ये एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। सर्वाइवल ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स डिपेंड्स upon the constant repression of suicide program by signal from other cells। और कोशिकाओं की बहुकोशी के एनिमल्स में कोशिकाओं की जो सर्वाइवल है वो पड़ोस के कोशिकाओं से मिलने वाले सिग्नल्स के कारण होने वाला एक तरह का ये सुसाइडल प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, प्री डिसाइडेड है कि सेल की कब डेथ होनी है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि हर सेल में डिवीजन की जो रेट है वो ऑलरेडी फिक्स होती है कि कोई सेल अपनी लाइफ में 20 बार डिवाइड होगी, कोई 30 बार डिवाइड होगी, कोई 40 बार डिवाइड होगी, और ये डिवीजन की जो लिमिट होती है इसको हाइफ्लेक लिमिट के नाम से जाना जाता है। और ये हाइफ्लेक लिमिट इन वाइवो में अलग होती है, इन विट्रो में अलग होती है। सपोज आपकी स्किन में सेल है इंटेगुमेंट सेल्स, अब ये स्किन की सेल आपकी बॉडी के साथ अटैच है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के राउंड है वो अलग तरह के होंगे, और इन स्किन सेल को जब आप कल्चर मीडिया में इसका कल्चर करते हो तो कल्चर मीडिया में इसकी डिवीजन की जो लिमिट है वो अलग तरह की होगी। तो कल्चर मीडिया में, इन विट्रो में, इन वाइवो में एक सेल की मल्टीप्लिकेशन लिमिट है वो अलग अलग होती है। अब क्वेश्चन है कि एपोप्टोसिस का उच्चारण कैसे करें। तो एटाइमोलॉजी के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसमें। अकॉर्डिंग टू इजिप्टियन माइथोलॉजी डेली साइक्लिक पैटर्न इज कॉल्ड एफोसिस। तो मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता के अनुसार दैनिक जो परिघटनाएं होती है जैसे सूरज का उदय होना, ज्वार भाटे का आना, फूलों की पत्तियों का खिलना, सनराइज, सनसेट, तो ये दैनिक जो आवर्तिक जो परिघटनाएं होती है इनको इजिप्टियन माइथोलॉजी में एफोसिस के नाम से जाना जाता है। और इसका अर्थ होता है सन गॉड, यानी एफोसिस, सन गॉड यानी सूर्य, क्योंकि सूर्य का उदय होगा, सनराइज होगा है तो अंधेरा है वो गायब हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, और शाम के समय जब सनसेट होगा तो दिन है वो गायब हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। तो ये इजिप्टियन माइथोलॉजी का एक शब्द है एफोसिस, और संभवतः इसी को आधार मानते हुए एपोप्टोसिस शब्द का प्रतिपादन किया गया है। इन ग्रीक माइथोलॉजी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ग्रीक माइथोलॉजी में इसको जो लिखने का जो तरीका है एफोसिस को, अब इसमें आप देख रहे हो अल्फा, पाई, ओ, पाई, टी, 6, स्मॉल टी 6, या अल्फा, पाई, ओ, पाई, टी, ओमेगा
सिग्मा जी। और ये जो लिखने का जो शब्द है ये स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है या फूलों की पंखुड़ियों के गिरने से संबंधित है। अब फूलों की पंखुड़ियों का गिरना ये भी एक तरह का साइक्लिक फिनोमेनन है। स्प्रिंग सीजन का आना ये भी एक साइक्लिक फिनोमेनन है। और ग्रीक माइथोलॉजी में इसको लिखने का तरीका इस प्रकार का है। और इसके साथ में कैर और उनके सहयोगी, कैर साइंटिस्ट हैं और इन्होंने 1972 में इसी टर्मिनोलॉजी को एपोप्टोसिस के रूप में लिखा है। क्यों आज भी जब आप कई ऐतिहासिक स्मारक देखने जाते हो तो उसमें सिंबल के रूप में कुछ न कुछ लिखा होता है, उसका कोई न कोई मीनिंग है। आपका कभी दिल्ली जाना हो तो कुतुब मीनार के पास मेहरौली जगह है और मेहरौली में एक आयरन का एक पिलर है और वो संभवतः 5000 वर्ष पुराना है, उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, लेकिन उस आयरन के पिलर पे भी कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो लिखी गई है। और इस लैंग्वेज को हालांकि पढ़ लिया गया है। इसमें एक बाहर के एक साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और उनको पढ़ने में कम से कम 35 वर्ष लगा, लेकिन उन्होंने प्रत्येक सिंबल को कोरिलेट करते हुए उनमें जो भी लिखा हुआ था है सबको उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया कि इस पिलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो कैर साइंटिस्ट ने इस टर्मिनोलॉजी को एपोप्टोसिस के नाम से प्रतिपादित किया। अकॉर्डिंग टू कैर एट ऑल, इट मस्ट बी रेसाइटेड एज सेकेंड पी इज साइलेंट। तो कैर का ये कहना है कि एपोप्टोसिस जो है इसको इस तरह बोलना चाहिए कि सेकेंड जो पी है वो साइलेंट है, यानी एपोप्टोसिस की बजाय इसको एपोटोसिस बोलना है, ये ज्यादा सही है। इसके अलावा फोंडर नामक साइंटिस्ट, इन्होंने ये बताया कि एपोप्टोसिस में जो सेकंड पी जो है इसका उच्चारण इस तरह किया जाना चाहिए जैसे हेलीकॉप्टर में पी का होता है। तो लोकल लैंग्वेज में तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर यानी आधा पे है। तो एपोप्टोसिस में भी जो सेकंड पी है उसको आप थोड़ा कम जोर देते हुए इसका आप रेसाइटेशन कर सकते हो, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। और सेकंड पी का उच्चारण नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एपोप्टोसिस को एपोटोसिस भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्रोनाउंसिएशन के पीछे इसका एक बेसिक रूल है। अब क्वेश्चन है कि ये परिघटना कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। दिस फिनोमेनन इज जनरली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटोजोआ। सेल डेथ की फिनोमेनन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, प्रोटोजोआ में नहीं होती है। इसलिए आपके +2 की पुस्तक में देखा होगा कि अमीबा है वो अमर है, अमीबा इज इमॉर्टल, अमीबा की नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती है। प्रोकैरियोट के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और प्रोटोजोन्स में भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। तो संभवतः हिस्टोन प्रोटीन है वो एजिंग के लिए रिलेटेड है, सेल डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल और जो आपने ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ वेब प्रेजेंट बिटवीन फिंगर्स। अब जैसे अपने हाथों की अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों के बीच में भी बच्चा जब डेवलप होता है तो इमेच्योर बच्चों में इन अंगुलियों के बीच में जाल होता है। क्यों, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बतख हैं, डक्स हैं, इनके पंजों के बीच में जाल होता है। और पंजों अंगुलियों के बीच में जाल का पाए जाना ये एक तरह का एंसेस्ट्रल फीचर है। कई बार मनुष्य में भी इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी अंगुलियों के बीच में जाल होता है, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है लाइसोसोम्स के द्वारा ये जाल है वो नष्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अंगुलियों के बीच में जाल का विलुप्त होना ये सेल डेथ का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह डैमेज ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, हाथ की म्यूकोसा का क्षतिग्रस्त होना, रिजॉर्प्शन ऑफ गिल्स एंड टेल इन फ्रॉग टैडपोल। मेंढक के टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस के दौरान गिल्स का डैमेज होना,
डेडपुल की पूंछ का डैमेज होना, ये भी एक सेल डेथ का बेस्ट एग्जांपल है। डैमेज ऑफ स्किन सेल एंड ब्लड सेल्स। अब अपनी बॉडी में रोजाना आरबीसी बनती है, रोजाना डेथ हो जाती है। स्किन की सेल है वो भी रोजाना डेंड्रूफ के रूप में उतरती है, नीचे से नई सेल्स आती रहती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के दौरान न्यूट्रोफिल कोशिकाओं के क्षति। डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षी तंत्र में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का विखंडन। डिजोल्यूशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इन ओवरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एपोप्टोसिस से रिलेटेड है। डिजोल्यूशन ऑफ प्रोस्टेट आफ्टर कास्ट्रेशन। तो जिन व्यक्तियों में, जिन एनिमल्स में कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, उनमें ये देखा गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत जल्दी डिजोल्व होती है, बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होती है। श्रिंकेज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच। एसीटीएच के कम स्राव के कारण एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिकुड़ना। डैमेजिंग ऑफ सेल्स इन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कोशिकाओं की क्षति। तो ये कुछ कॉमन फिनोमेनन है जो सेल डेथ और एपोप्टोसिस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन है कि सेल डेथ के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कोशिकाओं में क्या क्या चेंजिंग आती है, प्लाज्मा झिल्ली में क्या चेंजिंग आती है, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या चेंजिंग आती है, पड़ोस के कोशिकाओं के साथ जो एसोसिएशन है उसमें क्या चेंजिंग आती है। तो इसको बहुत ही संक्षेप में, सेल जंक्शन बिटवीन सेल्स एबॉलिश्ड। कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शंस हैं, जैसे टाइट जंक्शंस है, प्लाज्मोडेस्माटा है, डेस्मोसोम्स हैं, हेमीडेस्मोसोम्स हैं, ये सेल के बीच में जो जंक्शंस हैं ये समाप्त हो जाते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेल एबॉलिश्ड। कोशिका की जो विशेष रचनाएं होती है, जैसे विलाई है, माइक्रोविलाई है, ये सारी डैमेज हो जाती है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म श्रंकन डाउन। केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। क्रोमेटिन आइसोलेट्स इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्रोमेटिन है वो छोटे छोटे घटकों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सेपरेट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजीशन। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ओरिजिनल जो स्थिति है उससे विस्थापित हो जाते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू स्मॉल वेसिकल्स। अंतःप्रदेश जालिका छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में रूपांतरित हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म रिड्यूस्ड। कोशिका द्रव्य का आयतन कम हो जाता है। एंड आईसीएफ एंड आयंस डिक्रीज्ड। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड और आयंस की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। सेल ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू एपोप्टिक बॉडीज। और कोशिका धीरे धीरे छोटे छोटे एपोप्टिक पिंडों के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एट लास्ट दीज बॉडीज फेगोसाइटोज्ड बाय फेगोसाइट्स। और अंत में ये एपोप्टिक बॉडी जो होती है ये फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा फेगोसाइटोसिस कर ली जाती है, इनका भक्षण कर लिया जाता है। It is also observed that these bodies sometimes acts as a stimulator। और कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो एपोप्टिक बॉडी जो होती है ये सेल डेथ के लिए एक तरह के उत्प्रेरक का भी कार्य करती है, एक तरह के स्टिमुलेटर का भी कार्य करती है। अब क्वेश्चन है कि सेल डेथ के प्रोग्राम को नियंत्रित कौन करता है? रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। Apoptosis is regulated at metabolic level by infection, glucose concentration, heat, radiation, toxins and drugs। तो यह पाया गया कि संक्रमण के समय मेटाबॉलिक लेवल क्या है, ग्लूकोज की सांद्रता कितनी है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आप रेडिएशन से कितने एक्सपोज हुए हैं, टॉक्सिन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आप काम में ले रहे हैं, इन सभी रेगुलेटर्स के द्वारा सेल डेथ का फिनोमेनन है वो नियंत्रित होता है। बिसाइड्स दीज पेप्टाइड्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स एंड साइटोकाइंस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस। और इनके अलावा पेप्टाइड भी हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी हैं, साइटोकाइंस भी हैं जो कि सेल डेथ को नियंत्रित करते हैं। अब इसमें कुछ रेगुलेटर ऐसे हैं जो सेल डेथ को अवमंदित करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेल डेथ को प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं।
यहाँ पर नॉन इनहिबिटर्स जो हैं उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ फैक्टर, इंटरल्यूकिन, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रोपिन। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के जो कि इनहिबिशन के लिए उत्तरदायी है। और सेल डेथ को प्रेरित करने वाले उन मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोकॉर्टिकोइड, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और फैट लेजेंट्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सेल डेथ को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन है कि साइटोकाइंस का क्या रोल है, रोल ऑफ साइटोकाइंस इन सेल डेथ। तो यहाँ पर EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड IGF इंड्यूसेस द ग्रोथ इन सेल्स थ्रू काइनेज रिसेप्टर्स। तो EGF और IGF ये दोनों काइनेज रिसेप्टर्स के द्वारा कोशिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। इन ह्यूमन एंटी-EGF रिसेप्टर एंटीबॉडी स्टिमुलेट्स द एपोप्टोसिस। और मनुष्यों में एंटी-EGF रिसेप्टर्स जो है इनके एंटीबॉडीज स्टिमुलेट द एपोप्टोसिस। इंसुलिन डिले द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। इंसुलिन के द्वारा सेल डेथ की परिघटना विलंबित होती है, डिले होती है। सर्टेन नर्व सेल्स डिपेंड्स ऑन न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, इन एब्सेंस ऑफ दिस एपोप्टोसिस इनिशिएट्स। और कुछ जो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, नर्व सेल्स होती है, ये न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। न्यूरोट्रोपिक फैक्टर की अनुपस्थिति में इन कोशिकाओं में सेल डेथ की जो परिघटना है वो प्रेरित होती है, प्रारंभ हो जाती है। In least amount of interleukin 2, apoptosis inhibited, but in excess amount it is stimulated. तो इंटरल्यूकिन 2 की मात्रा यदि कम हो उस केस में एपोप्टोसिस अवमंदित होगा, लेकिन इंटरल्यूकिन 2 की मात्रा यदि ज्यादा हो उस केस में एपोप्टोसिस के परिघटना प्रेरित होती है। रोल ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, glucocorticoid. It induces the apoptosis in immature thymocyte and T cells. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये अपरिपक्व थाइमोसाइट और टी कोशिकाओं में एपोप्टोसिस को ये प्रेरित करता है। स्टेरॉयड हार्मोन इन कंजक्शन विथ ग्रोथ फैक्टर एंड अदर हार्मोन दे इंड्यूस और इनहिबिट द एपोप्टोसिस। स्टेरॉयड हार्मोन अन्य वृद्धि कारकों के साथ मिलकर, अन्य हार्मोन के साथ मिलकर एपोप्टोसिस को या तो इंड्यूस करेंगे या इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। सेक्स स्टेरॉयड, एस्ट्रोजन हार्मोन इनहिबिट एपोप्टोसिस इन ग्रेनुलोसा सेल्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण ओवरी की जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है इनमें एपोप्टोसिस की परिघटना अवमंदित होती है। एंड्रोजन इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन ओवेरियन सेल्स। एंड्रोजन के कारण अंडाशय की कोशिकाओं में एपोप्टोसिस की परिघटना प्रेरित होती है। बाय यूज ऑफ एंटीप्रोजेस्टेरॉन, कैंसर सेल ऑफ ब्रेस्ट अंडरगोज फॉर एपोप्टोसिस। एंटीप्रोजेस्टेरॉन के कारण ब्रेस्ट की जो कैंसर सेल है इसके अंदर एपोप्टोसिस परिघटना प्रेरित होती है। रिजॉर्प्शन ऑफ टेल इन टेडपोल्स बाय T3 एंड T4। तो मेढक के टेडपोल लार्वा में पूंछ का जो विलोपन है, टेल का जो विलोपन है, ये T3 और T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स के कारण ये प्रेरित होता है। इसके अलावा कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो सेल डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे थायराइड हार्मोन ये टेडपोल में इंड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। HGH ये लिम्फोमा सेल्स में एपोप्टोसिस को प्रेरित करता है। MIS ये एंटी मैचुरेटिंग एजेंट्स हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन, इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन ओवरी, ये अंडाशय में एपोप्टोसिस को प्रेरित करता है। ACTH इट इनहिबिट्स एपोप्टोसिस इन एड्रेनल ग्लैंड, ये एड्रेनल ग्रंथि में एपोप्टोसिस को ये अवमंदित करता है। हार्मोनल कंट्रोल,
In testis, testosterone induces as well as inhibits apoptosis in seminiferous tubules. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में एपोप्टोसिस की परिघटना प्रेरित भी होती है और अवमंदित भी होती है। इफ टेस्टोस्टेरोन इज रिमूव्ड, यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को हटा दिया जाए, रिमूव किया जाए, तो पाया गया कि अधिकांश कोशिकाओं में सेल डेथ हो जाती है। इन लेट सेल साइकिल फेजेस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सेल साइकिल की लेटर स्टेज में आधारीय झिल्ली जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इन एब्सेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन सर्टोली सेल डैमेज्ड, और आधारीय झिल्ली नहीं होने के कारण, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण सर्टोली सेल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इन प्रोस्टेट, आफ्टर कास्ट्रेशन एपोप्टोसिस स्टार्टेड इन प्रोस्टेट ग्लैंड। कास्ट्रेशन के पश्चात एपोप्टोसिस परिघटना प्रोस्टेट ग्रंथियों में प्रारंभ होती है। एंड्रोजन एक्ट्स एज एन इंट्रिंसिक रेगुलेटर। एंड्रोजन है एक तरह का ये आंतरिक रेगुलेटर के कार्य के रूप में ये करता है। एंड्रोजन अफेक्ट्स द डीएनए सिंथेसिस एंड इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ माइटोजेनिक सब्सटेंस। एंड्रोजन डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, माइटोजेनिक जो पदार्थ होते हैं उनके संश्लेषण को यह प्रेरित करता है। इन दिस वे एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड बिटवीन सेल डेथ एंड सेल प्रोलिफरेशन। इस प्रकार कोशिकाओं की मृत्यु और कोशिकाओं का प्रचुरोध भवन प्रोलिफरेशन, इसके बीच में एक साम्य बना रहता है, क्योंकि जितनी सेल की डेथ होगी उतनी कोशिकाएं बन जाती है, या जितनी कोशिकाएं बनती है उतनी कोशिकाओं की डेथ हो जाती है। तो इनपुट आउटपुट बराबर रहता है, इसलिए बॉडी का होम्योस्टेसिस, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ये कांस्टेंट रहता है, मेंटेन रहता है। एस्ट्रोजेंस हैव अपोजिंग इफेक्ट्स ऑन सेल डेथ इन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि में एस्ट्रोजन है वो विपरीत प्रभाव करता है, अपोजिंग इफेक्ट है वो इंप्लीमेंट करता है। अब चलते हैं अपन ओवेरी के अंदर क्या फिनोमेनन है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स ग्रेफिन फॉलिकल शोज एट्रेसिया। ये पाया गया कि हार्मोन की अनुपस्थिति में ग्रेफिन जो पुटके होती है ये सिकुड़ जाती है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, और ग्रैन्युलोसा की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। STH in conjunction with estrogen induces the follicular growth. सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर पूटक वृद्धि को प्रेरित करता है। एंड्रोजन एंड GnRH स्टिमुलेट द एपोप्टोसिस। एंड्रोजन हार्मोन और GnRH ये मिलके, दोनों मिलके एपोप्टोसिस की परिघटना को ये स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। इन यूटेरस, गर्भाशय के अंदर क्या होगा? इन नियोनेटल माइस इफ एस्ट्रोजन स्टिमुलस डिसकंटिन्यू इट कॉजेज सेल डेथ इन यूट्राइन एपिथेलियम लेयर्स। यदि जो नवजात जो शिशु है, नियोनेटल माइस है, उनमें यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्टिमुलस रोक दिया जाए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो यह पाया गया कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की जो उपकला होती है, एपिथेलियम होती है, उनकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो जाती है। इन रिसस मंकी आफ्टर इंजेक्शन ऑफ RU486 एपोप्टोसिस ऑब्जर्व्ड इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। और रिसस वानर में भी यह पाया गया है कि यदि वानर के ब्लड में RU486 का इंजेक्शन दे दिया जाए तो इसकी गर्भाशय की उपकला के अंदर, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में एपोप्टोसिस की परिघटना देखने को मिलती है। अब ये जैसे मैंने बताया था कि क्या सेल डेथ एक तरह का आनुवंशिक प्रोग्राम है, क्या सेल डेथ प्री डिसाइडेड होता है, क्या सेल डेथ में एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक है? तो डेफिनेटली इसके पीछे उत्तर होगा हाँ, यस, मैनी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमेनन ऑफ सेल डेथ और एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर कुछ जीन्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये भी एक पूरा एक अलग से व्याख्यान बनता है, जीन एंड एपोप्टोसिस।
तो कुछ जीन है जो सेल डेथ के उत्तरदायी है, केवल उन्हीं की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। फसीनीज एफएस और एपीओ फर्स्ट, आल्सो नोन एज डेथ फैक्टर, इसको डेथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। BCL2 इट प्रिवेंट द एपोप्टोसिस इवेंट, यह एपोप्टोसिस की परिघटनाओं को रोकता है, प्रिवेंट करता है। CED9 फाउंड इन C. elegans निमेटोड, ये जिन निमेटोड है C. elegans उसके अंदर ये पाया गया है। P53 इट इनहिबिट्स द सेलुलर ग्रोथ इन सम कैंसर पेशेंट्स, P53 रेगुलरली म्यूटेट्स। तो P53 है ये सेलुलर ग्रोथ को अवमंदित करता है, इनहिबिट करता है, और कुछ पेशेंट्स में इसमें निरंतर रूप से म्यूटेशंस भी होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ जीन ऐसे हैं जो सेल डेथ को अवमंदित करने का काम करेंगे, कुछ जीन ऐसे हैं जो सेल डेथ को प्रेरित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो इनहिबिटर्स जीन्स हैं उसके मेन एग्जांपल है जैसे CED9, BEL2 फैमिली, BEX एंड BEL2, BCLXL और BCLXG। कुछ जीन ऐसे हैं जो सेल डेथ को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम, CED3, CPP32 सिस्टीन प्रोटीएस, FAS लिजेंड, CREL ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड CMYC। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट जीन है, कुछ जीन तो इनहिबिटर्स की भूमिका निभाएंगे और कुछ जीन है वो इंड्यूसर की भूमिका निभाएंगे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेल डेथ का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल डेथ, कोशिकाओं की मृत्यु क्यों होती है। इसकी वजह सिंपली टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, शरीर के आंतरिक वातावरण को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, शरीर की सुरक्षा के लिए, फॉर एजिंग, आदमी बूढ़ा नहीं हो, बूढ़ापा नहीं आए, उसको रोकने के लिए। अब क्वेश्चन है कि किन कोशिकाओं की डेथ होगी, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस कोशिकाओं की डेथ होगी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसके एग्जाम्पल में भी मैं यहाँ पर मैं पुटअप करूँगा। जैसे पहली क्राइटेरिया, सेल्स दैट हैव नो फंक्शंस, यानी अपने शरीर की ऐसी कोशिकाएं जिनका कोई कार्य नहीं। अब कोई कार्य नहीं है तो इन कोशिकाओं के शरीर में जरूरत भी नहीं है, और इन कोशिकाओं को नष्ट किया जाना बहुत जरूरी है। जैसे इन C. elegans मोस्ट सेल डिस्ट्रॉयड बिफोर द डेथ, और C. elegans में अधिकांश कोशिकाएं प्राणी की मृत्यु से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। थाइमोसाइट सेल्स डैमेज्ड बिफोर मैच्योरेशन, थाइमोसाइट कोशिकाएं परिपक्वन से पहले, विभेदन से पहले ही नष्ट हो जाती है। इन चिक मैनी सेल्स डैमेज्ड बिफोर न्यूरल डिफरेंशिएशन, मुर्गी के अंदर तंत्री के विभेदन से पहले ही काफी कोशिकाएं मृत हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सेकेंड क्राइटेरिया है इसमें, सेल्स दैट प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस क्वांटिटी, यानी अपने शरीर में ऐसी कोशिकाएं जो फालतू बन गई है, एक्सेस क्वांटिटी नहीं बन गई है, आवश्यकता से ज्यादा बन गई है, उन सेल्स की बॉडी में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इन C. elegans 2 special cells B. alapav and B. arapav produced, but only one cell survive and one goes for apoptosis। अब C. elegans में ये दो कोशिकाएं हैं, B. alapav और B. arapav, इन दोनों ही कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी है, दोनों ही सेल्स में डेथ की कैपेसिटी है। तो C. elegans में क्या होगा, ये दोनों कोशिकाएं बंद तो गई, लेकिन डिफरेंशिएशन केवल एक सेल्स में ही होगा, और जो बची जो सेल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा बन गई है, उन सेल्स की डेथ होती है, उसके अंदर एपोप्टोसिस की परिघटना होती है। सेल्स दैट डेवलप्ड इम्प्रॉपर्ली, ऐसी कोशिकाएं जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, यानी उनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, उन कोशिकाओं की मृत्यु भी होगी। Individual system, the cells which are unable to make association with rods and cones undergoes for apoptosis। आंखों के रेटिना में जैसे आपने देखा होगा रोड एंड कॉन्स होती है,
उसके नीचे सिनेप्टिक लेयर होती है, फिर बाइपोलर नर्व सेल्स है, उसके नीचे सिनेप्टिक लेयर है। तो आंखों के रेटिना में जहाँ पर सिनेप्स है वहाँ पर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं और पाई जाती है जो कि इनके साथ सिनेप्स की फॉर्मेशन करती है। तो ये कोशिकाएं यदि प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं होती है और वो सिनेप्स बनाने में यदि सक्षम नहीं है तो उन कोशिकाओं की भी मृत्यु होती है। सेल्स दैट हैव फिनिश्ड देयर वर्क, शरीर की ऐसी कोशिकाएं जिन्होंने अपना पर्पस सोल्व कर लिया है, अपना कार्य संपादित कर दिया है और फंक्शन पर्पस संपादित होने के बाद में उन कोशिकाओं की बॉडी के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन कोशिकाओं का भी डिस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। इन ऑलमोस्ट लिविंग बीइंग्स सेल्स अंडरगोस फॉर डेथ आफ्टर दे हैव परफॉर्म देयर वर्क। तो जिन कोशिकाओं के द्वारा कार्य संपादित हो चुका है, कार्य संपादित होने के बाद में इन कोशिकाओं की मृत्यु होती है। सेल्स दैट आर हार्मफुल, ऐसी कोशिकाएं जो हानिकारक है, उन कोशिकाओं का भी नष्ट होना बहुत जरूरी है। थाइमोसाइट सेल्स इन विच T cell receptors are present must be removed because they cause to destroy another cells। तो थाइमोसाइट कोशिकाएं जो होती है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली में टी कोशिकाओं के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये अन्य कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, अन्य कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं। इसलिए इन कोशिकाओं का रिमूवल होना, इन कोशिकाओं की सेल डेथ का होना बहुत आवश्यक है। अब क्वेश्चन है कि सेल डेथ को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन सी टेक्निक हैं, कौन कौन सी डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस कोशिकाओं के अंदर मृत्यु होने वाली है। तो इसमें कुछ केवल मैं हेडिंग के रूप में मैं टच कर रहा हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रोपोडियम आयोडाइड, सीरियल सेक्शंस आर स्टेन्ड विथ प्रोपोडियम आयोडाइड। तो माइक्रोटोमी में जब टिश्यू की बायोप्सी करने के बाद में उनकी स्लाइडें बनाई जाती है और स्लाइडों को प्रोपोडियम आयोडाइड के द्वारा जब अभिरंजित किया जाता है, स्टेन किया जाता है, तो उसमें जो हिस्टोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस परिघटना प्रारंभ होने वाली है। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव को आपको स्टेन करने की जरूरत नहीं है और जिंदा कोशिकाओं में क्या क्या फिनोमेनन हो रहे हैं वो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो यदि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में किसी सेल को देखने पर यदि उसकी प्लाज्मा झिल्ली में ब्लैबिंग के समान रचना यदि दिखाई दे रही है, इट मीन्स इस सेल में सेल डेथ है वो प्रारंभ हो चुकी है। बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लिस्टर फॉर्मेशन एंड श्रिंकेज कैन बी सीन। तो कई बार कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में फफोलेदार रचनाएं बन जाती है, फाले के समान रचनाएं बन जाती है, कोशिकाओं में श्रिंकेज प्रारंभ हो जाता है और ये माइक्रोस्कोप के द्वारा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, आजकल इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है, ये पॉसिबल है, लोकलाइजेशन है, ये पॉसिबल है। तो लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के द्वारा भी सेल डेथ का डिटेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ डीएनए डिग्रेडेशन, क्योंकि सेल की जब डेथ होती है तो उन सेल के क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो भी क्षतिग्रस्त होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन डीएनए कितना डैमेज हुआ इसका आइडेंटिफिकेशन आजकल कुछ एडवांस टेक्निक है उसके द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे एगेरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउथर्न ब्लॉटिंग, जाम टेस्ट, इसके अलावा फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिसके द्वारा डीएनए विखंडन का पता लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा यदि डीएनए डिग्रेडेशन होगा इट मीन सेल की डेथ बहुत ज़्यादा होगी। एनालिसिस ऑफ एंडोन्यूक्लियस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपेंडेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एसडीएस बेस्ड टेक्निक। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पे डिपेंड जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इनको एसडीएस पेज टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको प्रेक्षित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी डिटेल है, क्योंकि किताब में ये टॉपिक है वो लगभग 60 पेज में डिस्क्राइब किया है और ये टिपिकल हो जाता है जब इतने लंबे चैप्टर को आप बहुत ही शॉर्ट में कैसे कंपाइल करें। लेकिन ये एक मेरा
छोटा सा प्रयास था और मैं समझता हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आपको ये व्याख्यान यदि पसंद आया है तो आप अपने साथियों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करें। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली grateful to you. Have a good day. Thank you very much.